नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम खिलजी वंश का इतिहास देखेंगे। इससे पहले हमने रजिया सुल्तान के विषय में काफी डिटेल से देखा और उसके बाद हमने यह देखा कि किस तरह से बलबन की प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई थी। बलबन की रक्त एवं लौह की नीति को भी हमने काफी डिटेल से समझा था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना कैसे हुई। इसके माध्यम से जो खिलजी वंश की स्थापना का घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं खिलजी वंश के इतिहास को। सबसे पहले हमको क्रम बार बार देखना होगा। तो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश जिसकी चर्चा आज हम प्रारंभ करेंगे, फिर तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, सूरी वंश और उसके बाद फिर से मुगल वंश। तो सबसे पहले आप खिलजी वंश का क्षेत्र देख लीजिए। पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ के, जिसमें बंगाल मुख्यतः आएगा, वर्तमान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों को छोड़कर, उसके अलावा जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, केरला मुख्यतः, इस क्षेत्र को छोड़कर लगभग पूरे भारत में हमको खिलजी वंश का प्रभाव दिखता है। तो हम समझना चाहें कि बलबन के बाद हुआ क्या। बलबन तक की जो घटनाक्रम है उसको हमने काफी डिटेल से कवर किया हुआ है। तो हम देखते हैं बलबन की जब मृत्यु हो जाती है। बलबन अपने समय काल में एक कठोर नीति के साथ आता है। वह सुल्तान के पद को ईश्वर के पद के बराबर बताता है। तो बलबन की जब मृत्यु हो जाती है तो जो सत्ता है, जो सिंहासन है, उसके लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। बलबन अपने सबसे बड़े पुत्र मोहम्मद खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाता है, लेकिन जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जिनको बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति के द्वारा कंट्रोल किया हुआ था, वह कुलीन विद्रोह कर देते हैं और जो बुगरा खान है, उसके पुत्र कैबूबाद को सिंहासन पर बैठा देते हैं। अब यह सिंहासन का जो संघर्ष है वह लगातार चलता रहेगा, लेकिन इन्हीं संघर्षों के मध्य एक अमीर होता है। अमीर का नाम है जलालुद्दीन खलजी या जलालुद्दीन खिलजी। यह सत्ता पर अधिकार कर लेता है। तो आप ऐसे समझिए, यह एक प्रशासनिक पद पर है और प्रशासनिक पद पर रहते हुए जो अमीरों के मध्य संघर्ष हुआ सत्ता को लेकर, उस संघर्ष में यह जीत जाता है और सिंहासन पर अपना अधिकार कर लेता है। हालांकि इसके सिंहासन पर अधिकार करने के दौरान बहुत सारे विरोध हुए और उन विरोधों का सबसे मुख्य कारण यह था कि यह गैर तुर्क था, मतलब यह तुर्क नहीं था। इस कारण से इसका बहुत विरोध हुआ, लेकिन फिर भी इसने सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया। लेकिन जब हम देखते हैं समय काल 1206 से 1290 के मध्य का, तो उस समय हम देखते हैं कि जो यह खिलजी हैं, जिनको गैर तुर्क कहा जा रहा है, तो इन खिलजियों में से बहुत सारे खिलजी प्रशासनिक पदों पर नियुक्त थे। जैसे सबसे फेमस बख्तियार खिलजी, जो कि बंगाल के प्रशासन को देख रहा था। वहीं जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की नींव रखी, यह भी पश्चिमी पंजाब में एक मुक्ति था, मतलब प्रशासनिक अधिकारी था। तो हम देख पा रहे थे कि जितने भी लोग थे जो तुर्क के क्षेत्र से आए थे, उन्होंने प्रशासन में अपनी भूमिका स्थापित की थी। जब तुर्क आक्रमणकारी भारत में आए तो इनमें क्या था, इन्होंने सबसे पहले अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की और उस प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने के साथ जो स्थानीय लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, इनको भी प्रशासन में हिस्सा दिया। इन अन्य लोगों में ही कुछ ऐसे लोग भी थे जो गैर तुर्क थे। इन गैर तुर्कों को भी हिस्सा दिया गया। इन्हीं में हमको मिलता है जलालुद्दीन खलजी। तो इस तरह हम देखते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना हुई। स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद हबीब लिखते हैं, जो कि इतिहासकार है, वह कहते हैं कि जो यह खिलजी वंश की स्थापना हुई, यह एक क्रांति के समान थी, क्योंकि पहली बार किसी गैर तुर्क को सुल्तान के रूप में नियुक्त किया गया था या किसी गैर तुर्क ने सुल्तानी व्यवस्था पर अधिकार किया। इससे पहले हम देख रहे थे कि जो आपका गुलाम वंश था, वह गुलाम वंश परंपरागत व्यवस्था को अपना रहा था और उस व्यवस्था के तहत क्या परंपरा थी कि जो तुर्क हैं वही सुल्तान बनेंगे और तुर्कों में भी पुरुष तुर्क ही सुल्तान बनेंगे। रजिया सुल्तान के केस में हमने देखा इस परंपरा को तोड़ा गया और पहली बार कोई गैर तुर्क दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। लेकिन जब हम दिल्ली सल्तनत को देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि जो आपका यह खिलजी वंश था, इसका शासनकाल सबसे कम था। इसने 1290 से लेकर 1320 तक लगभग 30 वर्षों तक ही शासन को संभाले रखा, या केवल 30 वर्षों तक ही दिल्ली सल्तनत का अधिकार खिलजी वंश के पास था। अब हम देखते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के विषय में, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। 1290 से 1296 तक यह शासन को चलाता है। जब कैबूबाद सुल्तान था तो उसने
शाइस्ता खान की उपाधि दी इसको और आरिजे मुमालिक अर्थात सेना मंत्री का इसको पद दिया था। इसी कैबूबाद द्वारा बनाया गया एक किला था जो कि पूरा नहीं हुआ था, बाद में यह पूरा हुआ। इस किले का नाम है किलोखरी किला या फिर उलागढ़ी का किला। इसी किले में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया और कब? 13 जून 1290 को। यह डेट भी एक बार पूछी गई है, यह डेट भी आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत में यह एक नई परंपरा को प्रारंभ करता है। परंपरा क्या है कि जो दूसरों को प्रसन्न करने का सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित इसकी शासन व्यवस्था थी। अर्थात यह हस्तक्षेप नहीं करता था ज्यादा किसी के मामलों में। क्षमा नीति यह अपनाता था अपने शत्रुओं के खिलाफ भी या जो विद्रोह करते थे उनके खिलाफ भी, और यह हिंदुओं के प्रति भी उदार था। यह ज्यादा हस्तक्षेप किसी के साथ नहीं कर रहा था, ना प्रशासनिक व्यवस्था में, ना सैन्य अभियानों में, और ना ही अपने विद्रोहियों के खिलाफ। इस कारण हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसमें सत्ता से जुड़े कुछ ऐसे लोग उभर कर आते हैं जो चाहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी को हटा दिया जाए, क्योंकि यह एक तरह से बहुत शांतिपूर्ण तरीके से शासन चलाना चाह रहा था। इसने अपने शासनकाल में जो भारतीय हैं उनको भी उच्च पदों पर नियुक्त करने की परंपरा आरंभ कर दी। इससे क्या हो रहा था, जो अन्य भारतीय हैं उनको भी शासन में अधिकार मिल रहा था, और जो तुर्क हैं या फिर जो गैर तुर्क हैं उन सब की शासन में हिस्सेदारी कहीं ना कहीं कम हो रही थी, क्योंकि भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। और यह कहता था कि भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में इस्लामी नहीं हो सकता है। यह किसका कथन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का। जलालुद्दीन ने तुर्कों को, गैर तुर्कों को और जो भारतीय मुसलमान हैं उन सब को शासन में शामिल किया, और इसने एक मुसलमानी राज्य की स्थापना की नींव रखी। अब यहां आप ध्यान रखेंगे, जो भारत के इतिहास का विभाजन किया जाता है मध्यकालीन भारत, उस मध्यकालीन भारत में जो एक आधार रखा जाता है कि जो मध्यकाल है वह मुस्लिमों का काल है या मुस्लिम प्रशासकों का काल है, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं जलालुद्दीन ने रखी थी। या जो भी भारतीय मुसलमान है, जो तुर्क क्षेत्र से आए मुसलमान है, जो गैर तुर्की मुसलमान है, यानी कि जिन्होंने इस्लाम को अपनाया है, चाहे वह तुर्क से कनेक्टेड हैं चाहे कनेक्टेड नहीं है, उन सब को यह प्रशासन में हिस्सेदारी दे रहा था। इससे भारत में एक मुसलमानी राज्य की स्थापना का आधार तैयार हुआ। जलालुद्दीन के समय हम देखते हैं कि दक्षिण भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ होता है। यह आक्रमण हुआ देवगिरी पर, और उस समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। तो दिल्ली सल्तनत पहली बार जलालुद्दीन के अंतर्गत दक्षिण भारत पर आक्रमण करती है, और दक्षिण भारत में भी देवगिरी पर यह आक्रमण करते हैं। इसी के समय जो ईरानी फकीर हैं सीदी मौला, इनको हाथी के पैरों तले कुचला जाता है, और सीदी मौला अजोधन के जो शेख फरीदुद्दीन गजशंकर हैं उनके अनुयायी हैं। तो शेख फरीदुद्दीन गजशंकर के अनुयायी सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचला जाता है, और वह भी कहाँ? ईरान में। हम जब जलालुद्दीन को देखते हैं तो इसकी जो नीति है वह नीति हमको काफी दुर्बल दिखाई देती है। यह खुद कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की आदत नहीं है मुझे। तो इस तरह हम देख पाते हैं कि यह युद्धों से दूर होने का प्रयत्न करता है। यह नहीं चाहता है कि बहुत ज्यादा युद्ध हो, और इसी विचारधारा के साथ हम देखते हैं कि जब 1290 में मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू विद्रोह करते हैं तो इसने मलिक छज्जू को क्षमा कर दिया। हालांकि इसके समय एक परिवर्तन और हम देख पाते हैं कि जो उलूग खान था, इसने लगभग 4000 मंगोलों के साथ इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, और फिर यह दिल्ली के निकट मुगलूपुर में बस गए, और इन्हीं को कहा जाएगा बाद में नवीन मुसलमान या नवीन मुस्लिम। बाद में इनका एक अलग से विद्रोह होगा, उसको भी हम देखेंगे। इसके अलावा हम यह देखते हैं कि 19 जुलाई 1296 में इसका एक भतीजा है, भतीजे का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसने देवगिरी पर आक्रमण किया था, और देवगिरी से बहुत सारा धन इसको प्राप्त हुआ था। इसको अलाउद्दीन खिलजी को इसी धन को लेने के लिए, या हम कहें कि अलाउद्दीन से मिलने के लिए, यह जाता है कड़ा। कड़ा एक क्षेत्र का नाम है। तो जब यह कड़ा जाता है तो अलाउद्दीन को यह भय होता है कि उसने जो धन नहीं भेजा है जलालुद्दीन को, इस कारण से शायद जलालुद्दीन क्रोधित है और उसको दंड देने के लिए आ रहा है। तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन की ही हत्या कर देता है। इस तरह से एक नया परिवर्तन होता है, और जलालुद्दीन के बाद अलाउद्दीन सुल्तान के पद को अपने अधिकार में ले आता है। तो इस तरह से जब हम जलालुद्दीन को देखते हैं तो इसके विषय में बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि खिलजी वंश की स्थापना किसने की,
दूसरा पूछा जाएगा पहला मुस्लिम आक्रमण जो दक्षिण भारत में हुआ, स्पेशली देवगिरी पर, वह किसके द्वारा हुआ या किसके समय काल में हुआ। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि सीदी मौला को जो हाथी से कुचला गया वह किसके शासनकाल के दौरान कुचला गया, मतलब भारत में उस समय किसका शासनकाल था। फिर पूछा जाएगा वह कौन है जो यह कहता है कि वह एक वृद्ध मुसलमान है और मुसलमानों का रक्त बहाने की उसे आदत नहीं है। और अंत में सबसे ज्यादा यह पूछा जाता है कि वह कौन सा आक्रमण था जिसके पश्चात अलाउद्दीन जलालुद्दीन से मिलने गया, जिसके बाद कड़ा में उसकी हत्या हो गई, तो अब सुल्तान बना अलाउद्दीन। लेकिन यहाँ आपका प्रश्न हो सकता है कि अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या क्यों की, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिबेट हैं, बहुत सारे वैचारिक पॉइंट्स हैं जिनके इर्द गिर्द यह चर्चा की जाती है कि किन कारणों से अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या की। पहला हमको दिखता है कि सत्ता की लालसा है, किसके अंदर, अलाउद्दीन के अंदर। अलाउद्दीन जलालुद्दीन का क्या था, भतीजा था, और यह पहले से ही उच्च पद पर आसीन था। लेकिन यह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यह चाहता था कि जो पूरा साम्राज्य है उस पर इसका अधिकार हो जाए, और यह बहुत सारे आक्रमण करता है और वहां से बहुत सारा धन लूटता है। उस धन को यह अपने पास छुपाकर रखता है। इसको डर है और अविश्वास है। अविश्वास किस बात का, कि जलालुद्दीन इसको सजा देगा। उस डर के कारण भी यह अलाउद्दीन की हत्या कर देता है। डर में अगर हम देखें तो अलाउद्दीन को यह लगता था कि उसने जलालुद्दीन के विश्वास का दुरुपयोग किया है, क्योंकि उसने बहुत सारा धन लूटा था जब उसने देवगिरी पर हमला किया था, उस लूट का हिस्सा नहीं भेजा था। दूसरा, जलालुद्दीन की नीति थी कि वह युद्ध नहीं करेगा, वह बिना वजह मुस्लिमों का रक्त नहीं बहाएगा। वहीं अलाउद्दीन किसी का भी रक्त बहाने के लिए तैयार था। अलाउद्दीन काफी क्रूर किस्म का राजा था, तो अलाउद्दीन अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा था और उसको यह लग रहा था कि जलालुद्दीन उसकी शक्ति के आगे एक अवरोधक है, तो उसने जलालुद्दीन को ही हटाने का षड्यंत्र रचा। दूसरे हम देखते हैं कि एक राजनीतिक चाल भी हमको दिखती है, क्योंकि देवगिरी पर हमला हुआ और देवगिरी के हमले से बहुत सारा धन मिला, और अलाउद्दीन को यह लग रहा था कि जलालुद्दीन आकर उससे धन ले लेगा और उस धन को अपने पास बचाने के लिए, और अलाउद्दीन उसको सजा ना दे, उससे पहले ही उसने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि एक कूटनीतिक षड्यंत्र के तहत भी जलालुद्दीन की हत्या की जाती है, क्योंकि जब जलालुद्दीन अलाउद्दीन से मिलने जाते हैं, कहां पर, मन्नी कपूर में, और यह घटना है 1296 की, तो जब मिलने जाते हैं तो इनको धोखे से मारता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और मारता क्यों है, क्योंकि यह एक तो सत्ता पर अधिकार करना चाहता है, यह महत्वाकांक्षी है। दूसरा, इसको ऐसे बहुत सारे अपराधों का भय था जो इसने किए थे, जैसे ना केवल इसने देवगिरी पर हमला किया था, वहां से लूटा था, बल्कि अन्य क्षेत्रों से भी इसने बहुत सारी लूटमार की थी। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि जलालुद्दीन की एक बेटी थी और जलालुद्दीन की उस बेटी का विवाह हुआ था अलाउद्दीन से। उस विवाह के भी शायद खिलाफ था जलालुद्दीन। तो एक मत यह भी है, अब इसमें कितनी सच्चाई है यह बात ठीक से पता नहीं है, लेकिन एक कारण शायद यह भी था। तो कुल मिलाकर अलाउद्दीन एक तो सत्ता पर अधिकार करना चाहता था, दूसरा उसको कोई और सजा न दे पाए इस चीज का भी उसको डर था, राजनीतिक व्यवस्था पर वह अधिकार करना चाह रहा था, और हम देख रहे थे जो जलालुद्दीन की विचारधारा थी कि वह सजा नहीं देगा, उस विचारधारा के यह बहुत खिलाफ था। क्यों? क्योंकि यह कठोर प्रशासक था, यह हर हालत में किसी को सजा देना चाहता था, अर्थात अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको हर हालत में कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, यह मत था अलाउद्दीन का, और जलालुद्दीन इसके कुछ विपरीत था। तो इस कारण से भी यह अंतर पैदा हुआ और अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी। तो अगर हम देखें कि वैचारिक अंतर क्या है, सबसे पहले जो सत्ताधारी का दृष्टिकोण है और जो उदारता की भावना है जलालुद्दीन में, वह एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जो जलालुद्दीन खिलजी है यह माफी और दया की भावना दिखाता है। जो इसके खिलाफ विद्रोह भी करते हैं उनके खिलाफ भी यह दया की भावना दिखाता है। यह भारतीय मुस्लिमों को शासन में अधिकार देता है, और अलाउद्दीन इन विचारधाराओं के खिलाफ था। अलाउद्दीन यह चाहता था कि जो शासन व्यवस्था हो वह बहुत कठोर हो, बहुत ही क्रूर तरीके से विरोधियों को सजा दी जाए, और वहीं यह माफी दे रहा था। तो एक अंतर हमको यह मिलता है। दूसरा, जो धार्मिक नीति है, धार्मिक नीति में जो आपका जलालुद्दीन है यह गैर मुसलमानों को बहुत सारे अधिकार देता था, बहुत सारे ऐसे आर्थिक सुविधाएं थी जो जलालुद्दीन के माध्यम से मिल रही थी। वहीं अलाउद्दीन चाहता था यह आर्थिक सुविधाएं केवल और केवल मुस्लिमों को मिले, ना कि सभी भारतीयों को। तो उस कारण से भी इसका वैचारिक द्वंद्व है। दूसरा, अलाउद्दीन यह चाहता है कि जो शरिया के कानून है वह शरिया के कानून भारत में लागू हो। वहीं जो आपका जलालुद्दीन है
वह भारतीय व्यवस्थाओं को भी अपना रहा था। मतलब जो भारतीय व्यवस्थाएं थी उनमें वह हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। भारतीयों के भी नियम कानून चल रहे थे जो परंपराओं के तहत बने थे। लेकिन अलाउद्दीन चाह रहा था कि शरिया के कानून लागू हो जाएं और शरिया के कानून के तहत जो सजा की व्यवस्था है वह पूरे भारतीय क्षेत्र में लागू हो जाए और जो कोई इसका विद्रोह करे उसका दमन किया जाए। अब यहाँ हम समझ पा रहे हैं कि जलालुद्दीन की क्या मानसिकता है और अलाउद्दीन की क्या मानसिकता है। इसी मानसिकता के तहत दोनों अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाना चाह रहे थे। तो यह हम अंतर देख पा रहे हैं कि दोनों के विचारों में किस तरह का अंतर है। फिर हम देखते हैं जो सैन्य और आर्थिक दृष्टिकोण है उस पे भी हम देखते हैं कि जो आपका जलालुद्दीन है यह बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालता है। मतलब जो कर व्यवस्था है वह इतनी ज्यादा कठोर नहीं है। यह व्यापारियों पर, किसानों पर, इन सब पर ज्यादा दबाव नहीं डालता है। बहुत कठोर तरीके से इनसे कर नहीं वसूलता है। वही जो आपका अलाउद्दीन वह बहुत सख्त नीति अपनाता है कर के कलेक्शन में भी और जो व्यापारी है उनके नियंत्रण में भी। तो व्यापारियों को बहुत कठोर तरीके से नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? अलाउद्दीन के द्वारा। और जलालुद्दीन के द्वारा जो व्यापारी है और जो किसान है या जो कर देने वाले लोग हैं उन पर बहुत सख्ती से नहीं पेश हुआ जाता है। तो यह अंतर भी हमको दोनों में दिखता है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि अलाउद्दीन और जलालुद्दीन की विचारधाराओं के मध्य काफी अंतर है। दोनों के जो प्रशासन चलाने का तरीका है उस तरीके में भी काफी अंतर है। इन सब कारणों से अलाउद्दीन जलालुद्दीन के खिलाफ होता है और अंततः जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। तथ्यात्मक रूप से एक चीज आप और देख लीजिए, हो सकता है परीक्षाओं में यह पूछा जाए। जब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या की उस समय वहां कौन कौन उपस्थित था? तो हम देखते हैं एक व्यक्ति है उलूग खान जिसकी चर्चा अभी हमने पीछे की। यह अलाउद्दीन का भाई है। यह वही व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को अपनाया था। तो यह भी इस हत्या में शामिल था और जो षड्यंत्र हुआ उस षड्यंत्र में इसका भी पूरा पूरा योगदान था। दूसरा, हमको बहुत सारे अमीर दिखेंगे, बहुत सारे सरदार दिखेंगे, स्पेशली जो दरबारी अधिकारी है वह भी वहां उपस्थित थे। जलालुद्दीन के जो वफादार हैं वह लोग भी थे। वहीं आम जनता के भी कुछ लोग जो अन्य लोग हैं वह भी वहां पर उपस्थित थे। तो कुल मिलाकर हम यह समझ पा रहे हैं कि जो अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या की उस हत्या के समय वहां बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और बहुत सारे लोगों के उपस्थित होने के बावजूद अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद भी सत्ता पर अधिकार कर लेता है। इसका मतलब यह कि जो जलालुद्दीन की नीतियां थी उस नीतियों के विरुद्ध न केवल अलाउद्दीन था बल्कि बहुत सारे अन्य लोग भी थे। क्योंकि जब अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी तो उस हत्या का किसी ने विरोध नहीं किया। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे लेकिन किसी ने भी उस हत्या का विरोध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं इनकी भी सहमति थी कि जलालुद्दीन की हत्या हो जाए। इसके साथ साथ यह प्रभावित थे अलाउद्दीन की नीतियों से। अलाउद्दीन जिस तरह की विचारधारा रख रहा था उस विचारधारा को यह लोग भी मान रहे थे। तो इस कारण हम यह भी देखते हैं कि अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद भी अपने समर्थक जुटा पाता है और यही समर्थक बाद में इसकी सहायता करेंगे जिनके माध्यम से यह अपनी सैन्य व्यवस्था को काफी मजबूत करेगा और बड़े बड़े सैन्य अभियान करेगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम अलाउद्दीन के विषय में काफी डिटेल से देखेंगे क्योंकि अलाउद्दीन की जो नीति है वह बहुत परिवर्तित नीति हमको मिलेगी और बहुत सारे प्रश्न उससे बनेंगे। न केवल प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि मुख्य परीक्षा में जो वैचारिक पक्ष है उससे भी हमको अलाउद्दीन बहुत कनेक्टेड मिलेगा। तो आने वाले वीडियोस में उसे हम डिटेल से देखेंगे। आशा करता हूं यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।